आज हम डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के बारे में, क्योंकि जब सीएस को हम एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस में और टिकलिंग फिल्टर में हम सीएस को ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उस टिकलिंग फिल्टर का जो इफ्लुएंट है और एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस का इफ्लुएंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जाना जरूरी है फॉर सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाना जरूरी है फॉर सेडिमेंट ऑफ द फॉर डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट फॉर सेटलमेंट। ठीक है, जो भी डेड सेल वगैरह जो भी जनरेट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर में जो भी सेडिमेंट जनरेट होता है, जैसे डेड सेल हो गया और भी जो एंड प्रोडक्ट जनरेट होता है, उसको सेटलमेंट करने के लिए हमें सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सीएस को भेजना पड़ता है। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जैसे कि हमने देखा था, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी टैंक सेम ही है। ये मेन काम है, जो भी स्पेस के अंदर जो भी सेडिमेंट, जो भी डेड सेल वगैरह जो भी सेडिमेंट आता है उसको डिपोजिशन करना है मेनली। ठीक है, तो दैट इज द इफ्लुएंट ऑफ द फिल्टर। इसमें डिफरेंस है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो इन्फ्लुएंट आता है वो आता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट यूनिट से, लेकिन जो सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो भी इन्फ्लुएंट आएगा वो आएगा आइदर एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर से आएगा। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आफ्टर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हम कब प्रोवाइड करेंगे? जब या बायोलॉजिकल रिएक्शन के बाद ही हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक, तो इसके डिटेंशन टैंक जनरली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन का जो डिटेंशन टाइम होता है वो जनरली 1.5 टू डिटेंशन टाइम होता है। डिटेंशन टाइम 1.5 टू 2 आवर्स के आसपास होता है और सरफेस ओवरफ्लो रेट जनरली 40 टू 70 मीटर क्यूब पर स्क्वायर मीटर पर डे। ठीक है, तो लगभग सब कुछ सेम है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो जैसे हमने पढ़ा था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पढ़ा था, और वाटर ट्रीटमेंट में भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में हमने पढ़ा था, तो लगभग सेम ही है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन के बाद हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक देते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ द डेड सेल और एंड प्रोडक्ट दैट इज जनरेटेड इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन in either activated sludge process or in trickling filter। ठीक है, और यहाँ पे जो सेडिमेंट जनरेट होते हैं मेनली ऑर्गेनिक नेचर होता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी जो भी स्लज यहाँ पे जनरेट होता है और डिपोजिट होता है वो जनरली ऑर्गेनिक इन नेचर, और जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों वहाँ पे सेटलमेंट होता है, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से आते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक सेडिमेंट रहता है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होते हैं। उसके बाद जो है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है वो जनरली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा नहीं रहते, इनऑर्गेनिक सेडिमेंटेशन ज्यादा नहीं रहते, तो इसीलिए सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जनरली ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो सेटल होता है। मेनली जो जनरेट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में जो जनरेट होता है इन एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस और इन ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे और एक है जो ये जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो ये लगभग देखने में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह ही है। ठीक है, ये सर्कुलर टाइप का है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कोई भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे सर्कुलर दिया हुआ है, तो सर्कुलर में जैसे कि प्राइमरी सेडिमेंट रहता है सेंट्रल मैनिफोल्ड जैसे रहता है। ठीक है, इन्फ्लुएंट और इफ्लुएंट। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंट देखो, यहाँ पे एक पाइप है, पाइप के थ्रू जो इन्फ्लुएंट आता है, इन्फ्लुएंट कहाँ से आएगा? आइदर एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर से आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ड्राइंग करके बताया है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में इनपुट आएगा वो आइदर एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस से आएगा और ट्रिकलिंग फिल्टर से आएगा। तो इन्फ्लुएंट यहाँ पे आएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ पे आके ये सेंट्रल मैनिफोल्ड भी कभी कभी कहते हैं, यहाँ पे जाके ये इसी सर्कुलर टैंक में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इसी जगह पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा जो भी इन्फ्लुएंट आता है। उसके बाद क्या करेगा, ये इसके सुएज के अंदर जो भी बायोलॉजिकल सॉलिड जनरेट होता है, बायोलॉजिकल सॉलिड जैसे डेड सेल, न्यू सेल, मेनली डेड सेल ही जनरेट होता है, डेड सेल, न्यू सेल, बैक्टीरिया सेल, वो यहाँ पे जमा होगा, सेटल होगा। सेटलमेंट का प्रिंसिपल सेम है, जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर ट्रीटमेंट में जो सेटलमेंट का प्रिंसिपल था सेडिमेंटेशन का, फिर सेम प्रिंसिपल में यहाँ पे सेटल होगा। जो भी बायोलॉजिकल सॉलिड रहेगा, बैक्टीरिया सेल रहेगा, एंड प्रोडक्ट रहेगा, जो भी रहेगा,
सब कुछ यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्कीमर रहेगा। स्कीमर का मेन काम है जो भी ऑयल है, ऑयल और ग्रीजिंग जो मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्कीमर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इन्फ्लुएंट ऑयल, ये जो बॉक्स है इसका नाम है इन्फ्लुएंट ऑयल, क्योंकि इन्फ्लुएंट इसी के नाम है। जो इन्फ्लुएंट आता है, जो भी स्वेज एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस और ट्रिकिंग से आएगा, पहले इसी ऑयल में जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे टैंक का सरफेस में यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसीलिए इसका नाम है इन्फ्लुएंट ऑयल। और ऊपर एक स्काम थ्रो है, स्काम कलेक्शन है, स्काम यहाँ पे, क्योंकि जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन के वजह से स्काम लेयर जनरेट होता है, ठीक है। इसी ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर एक स्काम लेयर जनरेट होता है, ठीक है। एक फिल्म टाइप का लेयर जनरेट होता है, उस लेयर को यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्काम थ्रो है, जहाँ पे वो बाहर भेज देते हैं। स्काम ड्रॉ पाइप है, अरेंजमेंट है स्काम को बाहर भेजने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंट पाइप, इफ्लुएंट पाइप है, ठीक है। इफ्लुएंट पाइप के थ्रू क्या करेगा, जो फ्रेश वाटर है ट्रीटमेंट, जो आफ्टर सेटलमेंट जो सुएज है, जनरली वो सब कुछ सेडिमेंट डिपोजिट होने के बाद जो सुएज है वो यहाँ पे इफ्लुएंट है। इसी इफ्लुएंट को हम इधर रिवर में या लेक में डिस्कस कर सकते हैं, और इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आएगा ये जनरली फ्रेश कंडीशन में आएगा, ज्यादा सेडिमेंट रहेगा, 90% बीओडी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 90 to 95% बीओडी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आइदर हम अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड लिमिट से सेटिस्फाई करते हैं तो हम रिवर में या लेक में डिस्पोज कर देते हैं। अगर स्टैंडर्ड लिमिट तब भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट देंगे। ये जो इफ्लुएंट यहाँ पे आएगा, इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम डिस्चार्ज करेंगे किसी नेचुरल वाटर बॉडी में या रिवर में, लेक में, या किसी लैंड में डिस्कशन करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक है। और नीचे का जो भी यहाँ पे स्लज यहाँ पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टिंग आर्म है, ठीक है। यहाँ पे स्केपर है, ये जो भी डिपॉजिट होगा वो यहाँ पे जाके, ठीक है, ये स्लज ऑयल कहते हैं। यहाँ पे पूरे सब कुछ, इसका नाम है स्लज। जो भी सेडिमेंट यहाँ पे जनरेट होता है इसका नाम है स्लज। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि स्लज है तो स्लज यहाँ पे जमा होगा, और टाइमली क्या करेंगे, स्लज को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और स्लज को ट्रीटमेंट करने के लिए भेज देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्लज यहाँ पे डिपोजिट होगा, ये स्लज जनरली बायोलॉजिकली एक्टिव है, ये हम इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट डिस्पोज करेंगे तो वो पोल्यूशन करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर रहता है यहाँ पे, क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल है, डेड सेल है, वो तो नथिंग बट ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम इन्वायरमेंट में डिस्पोजल कर देंगे तो जैसे स्वीज जिस तरीके का इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करेगा, स्लज भी सिर्फ उसी तरीके का इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्लज को कलेक्ट करके इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, जिसको स्लज ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बारे में मैं डिस्कशन करेंगे, उसका अलग यूनिट है स्लज ट्रीटमेंट। तो स्लज को ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम किसी लैंडफिल में और किसी सेफ जगह में डिस्पोजल कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये फिगर ड्राइंग याद रखोगे और तो आसानी से ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में चलेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो मैंने जिस डिफरेंस बता दिया। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। ये जब भी इसका शॉर्ट नोट आएगा तो ये फिगर जो है टैंक का ड्राइंग, ये ड्राइंग जरूर कर लेना, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी क्लैरिफायर। सेकेंडरी क्लैरिफायर में सेकेंडरी एंड हो जाता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे टर्शियरी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि टर्शियरी जो ट्रीटमेंट है वो हायर क्लास का मटेरियल है, सिलेबस में, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक यहाँ पढ़ेंगे। तो अप टू एक्टिविटी स्लैश प्रोसेस, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी क्लैरिफायर तक अप टू हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, आइदर हम स्वेज को नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज कर पाएंगे आइदर, और हम स्वेज को भेज सकते हैं कहाँ पे, टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए हम भेज सकते हैं। तो ये टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए तो हमें आप यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट का जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ स्पेशल मिसलेनियस जो यूनिट है जहाँ पे डिस्कशन ट्रीटमेंट होता है वो भी जनरली यूज होता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन फॉन्ड हो गया एक, ये एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर, ठीक है। जैसे कि एरेशन टैंक होता है,
एयरेशन टैंक के तरह है, ये एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर है। यहाँ पे भी बैक्टीरियल रिएक्शन होगा और बीओडी जो भी है रिमूव होगा और फ्रेश इफ्लुएंट बाहर भेज देंगे। तो ये है, इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं, और हम ट्रीटमेंट कोई एसटीपी में भी ये ऑक्सीडेशन पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल यूनिट है, और भी बहुत सारी स्पेशल यूनिट है, एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉइंट। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉइंट देखने में कैसा आता है। इसी टाइप का ऑक्सीडेशन पॉइंट देख पाएंगे, इसका स्टेबिलाईजेशन पॉइंट भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप का पॉइंट देखने में आता है जहाँ पे सुएज हम एक एंड से सुएज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्फ्लुएंट करेंगे, इन्फ्लुएंट एक एंड से आएगा और दूसरी एंड से इन्फ्लुएंट जाएगा आफ्टर ट्रीटमेंट। और इसी ये जो पॉइंट के अंदर ही पूरा पूरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, पूरा एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद जो फ्रेश ट्रीटमेंट होने के बाद जो फ्रेश वाटर है, सुएज इन फ्रेश कंडीशन में आएगा। सारा का सारा जो पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिमूव होने के बाद जो फ्रेश इफ्लुएंट आएगा वो बाहर किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंट हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंट होने के बाद सुएज रॉ सुएज यहाँ पे एंट्री हो रहा है, रॉ सुएज का एंट्री यहाँ पे हो रहा है, और इसी ऑक्सीडेशन पॉइंट के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा, जो भी एरोबिक डिकम्पोजिशन जो भी है, एरोबिक बैक्टीरिया काम करने लगेगा। ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन काम होगा। उसके बाद दूसरी एंड से, इसी एंड से हम इसके ये जो ट्रीटेड सुएज है, आफ्टर ट्रीटमेंट यहाँ पे इफ्लुएंट को हम नेचुरल वाटर बॉडी में, रिवर या लेक में हम डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, और इसका डिटेंशन टाइम ज्यादा है। ये वन टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप का होता है, देखने में उसी टाइप का होता है। 8 दिन है, मिट्टी में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। ये जनरली ज्यादा यूज होता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पस, क्योंकि हम जब भी टेक्निक बिल्डर यूज करेंगे, एक्टिवेटर वो जनरली कॉस्टली है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पॉइंट हम यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में कॉस्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, एक तो मिट्टी यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे करके फॉन्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने में जितना खर्चा है उतना, उसके बाद क्या करेंगे, एक एंड से हम स्विच को यहाँ पे एंट्री कराएंगे, और यहाँ पे बाय नेचुरल प्रोसेस वाटर ऑक्सीजन सप्लाई भी नेचुरल प्रोसेस में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी नेचुरल प्रोसेस में होता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया काम करेगा, और पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर है, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को बायोलॉजिकल रिएक्शन के जरिए पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाने के बाद इसके बाद एक सेटलमेंट है, सेडिमेंटेशन टैंक भी है। सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से जो भी सेडिमेंट जनरेट होता है, जो भी जैसे कि डेड सेल, न्यू सेल और भी इनपुट जनरेट होता है, वो सेडिमेंटेशन बेसिन में रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, दूसरी एंड से हम फ्रेश वाटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे। तो इसके लिए यह इसका बहुत कॉस्ट कम है, ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, फॉन्ट कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट होता है वही है। ठीक है, और इसका डेप्थ ज्यादा नहीं होता। अगर डेप्थ ज्यादा होगा तो एनारोबिक कंडीशन आएगा, तो इसीलिए जनरली यहाँ पे हम एरोबिक डिकम्पोजिशन कराएंगे। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया काम कराएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया करने से क्या होता है, जो बेड स्मेल क्रिएटिंग गैस, अनाइजेनिक कंडीशन क्रिएट नहीं होगा एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन जो भी एंड प्रोडक्ट आया किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, इधर वाटर जनरेट होगा, और न्यू सेल, डेड सेल, ये सब जनरेट होगा। तो ये कोई भी हम अनाइजेनिक कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए हम ज्यादा ये इस बात पे फोकस करेंगे कि जितना हो सके एरोबिक कंडीशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंट आता है, ये जो इन्फ्लुएंट आता है, हाँ निशांत बोलो। निशांत बोलो। निशांत कुछ बोलना है? ओके, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे हम, इन्फ्लुएंट, जो भी इन्फ्लुएंट यहाँ पे हम देते हैं, इन्फ्लुएंट हो आइदर रॉ स्वीज भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंट करता है, बाकी सारा यूनिट हम डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। जो स्वीज जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो स्वीज डायरेक्टली हम इस ऑक्सीडेशन पॉइंट में हम भेज सकते हैं, और आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे डिस्पोजल कर सकते हैं। कोई ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या करेंगे, सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, गिट रिमूवल चैम्बर हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या करेंगे इसको, सॉरी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट देने के बाद, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट,
प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम सुएज को ऑक्सीडेशन फॉर्म में भेज सकते हैं। वहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद हम फ्रेश वाटर को हम क्या करेंगे, नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोजल कर सकते हैं। और प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट दोनों देने के बाद हम यहाँ पे सुएज को भेज सकते हैं। और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम सुएज को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो कोई भी हम जो भी इन्फ्लुएंट यहाँ पे आता है, आइदर रॉ सुएज आता है और प्राइमरी ट्रीटेड सुएज आता है और प्रिलिमिनरी ट्रीटेड सुएज आता है और सेकेंडरी ट्रीटेड सुएज आता है। कोई भी सुएज डिपेंडिंग ऑन द सुएज क्वालिटी, सुएज का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके हम ये पे इन्फ्लुएंट हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी, मान लो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी अगर बहुत सारी वहाँ पे सेडिमेंट ऑर्गेनिक मैटर रह जाते हैं, तो अब क्या करेंगे हम, टर्शियरी ट्रीटमेंट का तो बहुत कॉस्ट है, तो कोई कोई क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन के जरिए वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद फ्रेश सुएज को, फ्रेश वाटर को हम यहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोजल कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंट है, ये जनरली ज्यादा यूज होता है। जनरली ओपन, जनरली स्मॉल कम्युनिटी के लिए यूज होता है, सरफेस डिस्चार्ज टू वाटर बॉडी। ठीक है, एमपीसीपी परमिट। तो ये इसी टाइप का देखने में स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। ठीक है, और ये इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स मैंने दिया हो। स्टेबलाइजेशन बॉन्ड और ओपन बेसिन, ये ओपन एयर है, ये यहाँ पे क्लोज का कोई कंडीशन नहीं है, ओपन एयर है। ठीक है, आर्दन एम्बैंकमेंट है। ठीक है, इसका डेप्थ जनरली 1 to 2 मीटर का होता है और इसका डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 डे। ठीक है, 2 से 3 दिन तक डिटेंशन टाइम होता है। ठीक है, 2-3 दिन तक यहाँ पे बैक्टीरिया काम करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया लाइफ टाइम 72 आवर्स जनरली होता है। बैक्टीरिया का जो लाइफ टाइम है 72 आवर जीवित रहता है। ठीक है, तो जनरली 3 दिन एनफ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉइंट का डिटेंशन टाइम वाटर को रिटर्न करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर को आफ्टर ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन बेसिन में भेज देंगे। वहां से जो भी सेडिमेंट डिपोजिट होगा और फ्रेश वाटर, फ्रेश ट्रीटेड सुएज बाहर डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सेक्शनल व्यू है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंट सुएज आ रहा है। ये जो इन्फ्लुएंट आ रहा है, ये इन्फ्लुएंट आइदर रॉ सुएज हो सकता है, प्राइमरी ट्रीटेड सुएज हो सकता है, सेकेंडरी ट्रीटेड सुएज हो सकता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटेड सुएज हो सकता है। कोई भी ट्रीटेड सुएज हम यहाँ पे दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सुएज। ठीक है, अगर किसी सुएज में ज्यादा अमाउंट ऑफ पोल्यूटेड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कुछ नहीं देंगे, डायरेक्टली हम ऑक्सीडेशन पॉइंट में भेज देंगे और ऑक्सीडेशन पॉइंट में हम डायरेक्टली हम बाहर डिस्पोज कर देंगे। और जो सुएज हाईली पोल्यूटेंट है, उसमें क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, देने के बाद उसके बाद हम ऑक्सीडेशन पॉइंट में प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर डिस्पोजल करेंगे। और डिस्पोजल करने से पहले हम चेक कर देंगे जो इफ्लुएंट जो बीओडी स्टैंडर्ड है, हाईएस्ट कोड का जो बीओडी स्टैंडर्ड है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंट पाइप से सुएज यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉइंट में एंट्री हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा। बायोलॉजिकल रिएक्शन जनरली ऑक्सीडेशन पॉइंट में जनरली एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन जनरली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होता है। और मीथेन और एमोनिया होता है एनारोबिक कंडीशन अगर क्रिएट होगा तो थोड़ा बहुत जनरेट होता है, क्योंकि प्योरली 100% एरोबिक कंपोजिशन नहीं होता। एरोबिक डिकम्पोजिशन के बाद थोड़ा बहुत ये एनारोबिक कंडीशन पे आ जाता है। तो इसीलिए जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैस जनरेट होता है। ये गैस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और ऊपर एक स्कम लेयर क्रिएट होगा। ठीक है, जो भी सॉलिड है, देख पाओगे पुराना जो झील या कुआ के ऊपर देखोगे थोड़ा बहुत स्कम लेयर जनरेट होता है पोल्यूशन की वजह से। तो ये तो ऑलरेडी पोल्यूटेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लेयर जनरेट होगा, स्कम लेयर, सॉलिड का, ऑयल का। ठीक है, तो एक यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इफ्लुएंट आउट हायर क्वालिटी 70% लेस बीओडी। ठीक है, तो यहाँ पे इफ्लुएंट आफ्टर ट्रीटमेंट यहाँ पे इफ्लुएंट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पॉइंट में जनरली बीओडी रिमूवल होता है, जनरली 70% के आसपास बीओडी रिमूव हो जाता है। और जो भी सॉलिड वहाँ पे जनरेट होता है वो यहाँ पे सेटल हो जाता है। जैसे कि डेड सेल है, न्यू बैक्टीरिया सेल। ठीक है, वो तो वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सॉलिड, वो सॉलिड यहाँ पे क्या है, नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर से फ्रेश ट्रीटेड सुएज बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स।
ये पे स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जैसे कि सुएज, सुलेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है। लिक्विड यहाँ पे वो स्टेबलाइजेशन पॉइंट में हम यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। सेप्टेस, लेट्रिन फीड कंटेंट, स्लैश, कभी कभी स्लैश भी ट्रीटमेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में लिक्विड सॉलिड दोनों आएगा। और ये एक सिस्टम है, सिस्टम में एंट्री हो रहा है क्या, लिक्विड सुएज, लिक्विड सॉलिड, ये जो सुएज है, सुएज यहाँ पे एंट्री हो रहा है। और बाहर बाहर क्या क्या जाएगा, बायोगैस जाएगा, जैसे कि CO2, मीथेन, एमोनिया, H2S, ये सब सिस्टम से बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। रिएक्शन में इनपुट है सुएज, आउटपुट है बायोगैस और ट्रीटेड वाटर इफ्लुएंट और सॉलिड जैसे स्लैश, ठीक है। तो यह स्कीमेटिक डायग्राम है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया है वहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, एक बार पढ़ लोगी तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेबलाइजेशन पॉइंट है। और इसको एक कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ डिजाइन पैरामीटर यहाँ पे हम यूज करना पड़ेगा। डिजाइन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही हम यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे स्टेबलाइजेशन पॉइंट को। जैसे कि बीओडी लोडिंग रेट जनरली 150 to 300 kg बीओडी पर हेक्टर पर डे, ठीक है। जो ये सरफेस है पर डे में फोन का 1 हेक्टर जो एरिया है, फोन का सरफेस एरिया 1 हेक्टर होगा। 1 हेक्टर सरफेस एरिया जनरली 150 to 300 kg बीओडी लोड ले सकते हैं। उससे ज्यादा देंगे तो बीओडी ज्यादा रिमूवल, अच्छा रिमूवल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बीओडी जब हम लोड अप्लाई करेंगे, बीओडी लोड पे एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट जनरली पर हेक्टर में 150 to 300 kg बीओडी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इफिशिएंटली काम कर पाएगा। और डिटेंशन टाइम जनरली 2 to 4 वीक ये दे सकते हैं हम, 2 to 4 वीक्स यहाँ पे दे सकते हैं। और डेप्थ ऑफ फॉन्ट 1 to 2 मीटर, लेंथ टू विड्थ 2:1 to 3:1, और फ्रीबोर्ड जनरली 0.5 to 1 मीटर के आसपास होता है। बीओडी रिमूवल 90 to 90% बीओडी रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे जो ठीक, तो यह ऑक्सीडेशन पॉइंट का थोड़ा बहुत डिजाइन पैरामीटर है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पॉइंट में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का थोड़ा बहुत यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो इसका जब पहले बात है, यह इसका डेप्थ कम होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नेचुरल एटमोस्फियर से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है डायरेक्टली एटमोस्फियर से यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, एक है, ठीक है। डायरेक्टली रीएरेशन की वजह से डायरेक्टली एटमोस्फियर का ऑक्सीजन क्या क्या वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और एक ऑक्सीजन का और एक सोर्स है जो है एल्गी। जो फॉर्म में बहुत सारी एल्गी है, एल्गी क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन जनरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ले लेगा, ठीक है। तो ये जो एल्गी है, एल्गी ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जनरेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक्टीरिया यूज करेगा। बैक्टीरिया अपने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और एल्गी क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। इसे कहते हैं एल्गी बैक्टीरिया सिम्बायोसिस, ठीक है, एल्गी बैक्टीरिया सिम्बायोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया चलता रहता है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है और CO2 एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो इसीलिए CO2 बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज भी नहीं होगा और ऑक्सीजन बाहर का ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेशन पॉइंट में एरोबिक कंडीशन मेंटेन रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे बैक्टीरिया, तो जो भी है एल्गी क्या करेगा, एल्गी डेड सेल जनरेट होगा, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड टाइप उसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम के बाद वो डेड हो जाता है। तो एल्गी डेड सेल होगा और बैक्टीरिया का डेड सेल होगा। ये दोनों डेड सेल क्या करेगा, नीचे आके सेटल हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा बैक्टीरिया का जो फॉन्ट का जो बॉटम में थोड़ा बहुत एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे देख पाओगे तो पूरा का पूरा ये जो डेप्थ है 3 जोन में डिवाइड किया है।
जो बॉटम जोन है वो एनारोबिक जोन है, और एनारोबिक जोन के वो थोड़ा फैकल्टेटिव जोन है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, और फैकल्टेटिव जोन के ऊपर एरोबिक जोन है जहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी ज्यादा रहता है। और ये जो एरोबिक जोन में ये साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन ये चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है, वेस्ट वाटर आएगा, वेस्ट वाटर में जो सेटल लेवल सॉलिड है वो सेटल हो जाएगा, सेटल होकर यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर देगा, और एरोबिक बैक्टीरिया भी डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करेगा उसका बाय प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जो मीथेन, एमोनिया, CO2 ये गैस जनरेट होगा, और जो एरोबिक कंडीशन में दिया होगा, एरोबिक कंडीशन में जनरली क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा और न्यू सेल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा, और जो मेन टारगेट है वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूवल करना, उसको डिकम्पोज करना और स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे पूरा रिएक्शन चलेगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलेगा, और जो अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर जाके इफ्लुएंट, ट्रीटेड इफ्लुएंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको बीओडी रिमूवल मैकेनिज्म? तो यहाँ पे मैंने बता दिया, जो भी मैंने अभी अभी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक बार पढ़ोगी तो और भी आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम दिया हुआ हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, कर लो, चट करके ये प्रॉब्लम कर लो, ठीक है। डिजाइन एन ऑक्सीडेशन फॉन्ड फॉर ट्रीटिंग sewage from a hot climate residential colony with 5,000 persons contributing sewage at the rate 120 liter per capita per day, ठीक है। द 5-day BOD sewage is 300 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का लेंथ, विड्थ और डेप्थ डिटरमिन करना है, ठीक है। तो 2 मिनट ट्राई कर लो, उसके बाद नहीं हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले स्टेप है हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ सीएच डिटरमाइन करना। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीएच इक्वल टू क्या है, 5000 इंटू 120 लीटर, दैट इज इक्वल टू पर डे इक्वल टू, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ लीटर पर डे जनरेट होता है, पर डे सीएच जनरेशन दिस अमाउंट, ठीक है। आफ्टर दैट दैट इज इक्वल टू यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो 600 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो द बीओडी कंटेंट पर डे, ठीक है, एक दिन में कितना बीओडी हो रहा है, बीओडी तो यहाँ पे बीओडी 5 है 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो दैट इज इक्वल टू 600 मीटर क्यूब इंटू 300 ग्राम पर मीटर क्यूब। मिलीग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 4 इतना ग्राम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 केजी, है ना, 180 केजी जनरेट होगा, 180 केजी।
तो टोटल बीओडी लोड है 180 केजी। अब हम अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है हॉट क्लाइमेट एरिया के लिए 600 केजी पर हेक्टर पर डे, जैसे कि हमने डिजाइन पैरामीटर में बोला था 150 टू 350 के आसपास हम बीओडी लोडिंग रेट लेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 300 केजी हेक्टर पर डे पर ये रेट हम बीओडी अप्लाई करेंगे, तब कितना एरिया का जरूरत होता है, दैट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू 180 kg per day divided by 300 kg per hectare per day. That is equal to 180 by 300 hectare. That is equal to 180 by 300 into 10 to the power 4. 1 hectare equal to 10 to the power 4 meters. So that is equal to 6000 मीटर स्क्वायर। इतना सरफेस एरिया का जरूरत होता है ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एज्यूमिंग लेंथ और विड्थ। तो सरफेस एरिया हमें मिल गया, अब लेंथ और विड्थ इजीली मिल जाएगा। तो लेंथ इस टू विड्थ एज्यूम कर लेते हैं 1:2, that is equal to 2b square, L into b equal to 6000, तो L equal to 2b, that is 2b square equal to 6000, तो b equal to root over 6000, that is equal to b equal to 55 meter, that is equal to length width equal to 55 meter और length equal to 6000 by 55, that is equal to 110 meter। तो लेंथ विड्थ हो गया। अब डेप्थ हम जनरली एज्यूम कर सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ 1.2, ठीक है, और थोड़ा बहुत फ्री बोर्ड भी हम दे सकते हैं। ठीक है, the provided capacity equal to क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो डेप्थ होता है जनरली 1 to 1.2 मीटर के आसपास होता है। ज्यादा डेप्थ हम नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा डेप्थ देने से क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए 1 to 1 मीटर के आसपास ही हम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू प्रोवाइडेड कैपेसिटी क्या है, लेंथ इक्वल टू 115 into width equal to 55 into depth equal to 1.2, that is equal to 7260। तो हमारा रिक्वायर्ड है 6000, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 7260, that is सेफ। ठीक है, नाउ कैपेसिटी इक्वल टू स्वेज फ्लो पर डे इनटू डिटेंशन टाइम इन डेज। ठीक है, तो हम डिटेंशन टाइम भी डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी डिवाइड बाय स्वेज फ्लो, b इक्वल टू q into t। हमने जब पहले सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करा था तो हमने बताया था capacity that is equal to V equal to sewage flow per day, that is Q into detention T, that is detention T equal to capacity divided by sewage flow per day। ठीक है, तो कैपेसिटी इक्वल टू कत, कैपेसिटी इक्वल टू है हमारा कितना है 7260 मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम है 7260 और sewage flow per day 600 मीटर क्यूब पर डे जो हमने डिटरमिन किया था। तो 7260 डिवाइड बाय 6000 डिवाइड बाय 600, that is equal to आ रहा है 12.1 डे, that is 12 डे, approximately 12 है। तो हेंस हमारा जो ऑक्सीडेशन पॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे उसका लेंथ होगा 110 मीटर, विड्थ होगा 55 मीटर, ओवरऑल डेप्थ होगा 1.2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2.2 मीटर एंड डिटेंशन टाइम होगा 12 डेज। ठीक है, जब भी कोई ऑक्सीडेशन पॉइंट डिजाइन करने के लिए देगा तो ये सारा पैरामीटर डिटरमाइन करना पड़ेगा, लेंथ विड्थ डेप्थ एंड डिटेंशन टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ 1.2 प्लस 1 क्यों लिया हूं मैं? ये 1 वैल्यू कहां से आया है, कोई बता सकता है? एनीवन? कुछ तो बोलो। पहले ये बताओ, ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं होगा? तब ये जो डिजाइन करा है मैंने ऑक्सीडेशन पॉइंट का डिजाइन है वो समझ में आया? ठीक है, तो ये जो 1 है ये फीबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1.2 है हमारा टोटल डेप्थ है और पानी के ऊपर 1 मीटर डेप्थ हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
ये फ्री बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमने फिगर में देखा था जो ऊपर है, फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज क्या करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होकर बाहर आसपास के एरिया में कंटामिनेट कर देगा, इसीलिए यहाँ पे फ्री बोर्ड हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। अब है दूसरी यूनिट एयरेटेड लेगून, ठीक है, तो वो भी सेडिमिनेशन टैंक है, ये एयरेटेड है, ठीक है, एयरेटेड लेगून। ये देखने में कैसे आता है, इसी टाइप में देखने में आता है, जो 3D पिक्चर व्यू एक्चुअल व्यू में इसी टाइप में देखने में आता है, ठीक है। ओनली यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे एयरेशन के थ्रू हम बाहर से एयर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एयरेटेड यूज करेंगे। और सेडिमिनेशन टैंक में क्या होता है, हम वहाँ पे जो नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई है वहाँ पे हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एयर, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल पिक्चर 3D व्यू ऑफ एयरेटेड लेगून। एयरेटेड लेगून में हम एयरेटेड यूज करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, और इसका डेप्थ जनरली ऑक्सीडेशन पॉइंट से जो डेप्थ है उससे थोड़ा ज्यादा ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे एयरेशन प्रोसेस चलेगा, आर्टिफिशियली एयरेशन चलेगा, ठीक है। एयरेटेड लेगून ऑपरेट एज लो एमएलएसएस कंसंट्रेशन, यहाँ पे एमएलएसएस कंसंट्रेशन लो एमएलएसएस कंसंट्रेशन में ऑपरेट होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसमें जो भी चूज आएगा वो आइदर रॉ चूज आ सकता है, प्राइमरी चूज आ सकता है, प्राइमरी ट्रीटेड चूज आ सकता है, और सेकेंडरी ट्रीटेड चूज भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ऑक्सीडेशन पॉइंट और इसमें डिफरेंस है, डेप्थ का डिफरेंस है, और एयर सप्लाई, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल एयर सप्लाई एयरेटेड के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ पे नेचुरल वाटर सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे डेप्थ एयरेटेड लेगून का डेप्थ जनरली ऑक्सीडेशन पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी बाकी ऑपरेशनल प्रोसेस सब कुछ सेम, और यहाँ पे हम बैक्टीरिया एल्गी बैक्टीरिया सिम्बायोसिस नहीं देख पाए, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकली एयरेटेड है। ठीक, तो एयरेशन का जैसे कि पावर टाइम एयरेशन कैसे होता है, ये जो देख पा रहे हो ये सब एयरेटर है, ठीक है, ये सब एयरेटर है, ये एयरेटर है, ये एयरेटर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पाओगे स्विमिंग पूल में जनरली एयरेटर यूज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मोटर मोटर ड्राइवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी मोटर भी यूज कर सकते हैं। मोटर ड्राइवन सबमर्जर फ्लोटिंग जेट एयरेटर, मोटर ड्राइवन फ्लोटिंग सरफेस एयरेटर, बहुत सारे एयरेटर है, ठीक है, जैसे कि मोटर ड्राइवन सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग जेट एयरेटर, मोटर ड्राइवन फ्लोटिंग सरफेस एयरेटर, मोटर ड्राइवन फिक्स्ड इन प्लेस, कोई कोई एयरेटर क्या है फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है, और कोई कोई कुछ कुछ एयरेटर जगह पे फिक्स्ड इन प्लेस सरफेस एयरेटर हो सकता है। तो इंजेक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर हम क्या करेंगे, नीचे से कंप्रेस्ड एयर भी हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि स्कीमिंग टाइम में हम प्रोवाइड किया था कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, थ्रू सबमर्ज्ड डिफ्यूजर, ठीक है। तो हम जैसे भी करके एयर को सप्लाई करना है, आर्टिफिशियली सप्लाई करना है, लेकिन ऑक्सीजन पॉइंट में वो सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा एक मिक्सिंग प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा का पूरा वाटर को हम एयरेटर करेंगे तो एक मिक्सिंग प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन होगा, मिक्सिंग होगा, उसके बाद एक सेडिमेंटेशन, अलग से सेडिमेंटेशन टैंक देने की जरूरत है, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में जाके पूरा का पूरा जो भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है वो सेटल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पॉइंट में ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन पॉइंट में जो पॉइंट का जो बॉटम है वहाँ पे पूरा का पूरा सेडिमेंट जो भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है वो पॉइंट का बॉटम में सेटल हो जाता है, लेकिन एयरेशन एयरेटर लेवल के हम आर्टिफिशियल एयरेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एयरेशन टैंक का जो रिएक्शन टैंक है, रिएक्शन टैंक के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एयरेटर चलेगा, मिक्सिंग चलता रहेगा। तो क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन चैम्बर से निकल के दूसरी अलग चैम्बर बनाएंगे जिसे का आर्थिंग बेसिल, ठीक है, दूसरी चैम्बर में जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन चैम्बर, ठीक है, सेडिमेंटेशन चैम्बर है, उसी चैम्बर में जाके जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है वो यहाँ पे सेटल हो जाता है, और उसके बाद पीरियड इफ्लुएंट बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बेसिक डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, ये जो एयरेटेड लेगून ऑक्सीडेशन बॉन्ड स्लैश डाइजेशन, ये सारा जो यूनिट मिसलेनियस जो यूनिट है, स्पेशल यूनिट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। जब भी शॉर्ट नोट आएगा ये फिगर ड्रॉ करना है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोसेस लिखना है, ठीक है। तो ये देखो एयरेटेड लेगून इज डिफर
ऑक्सीडेशन बॉन्ड, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस बाय मैकेनिकल एयर रादर देन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पे हम मैकेनिकली एयर को सप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन बॉन्ड, इसीलिए ऑक्सीडेशन बॉन्ड ज्यादा यूज होता है। और इसका डेप्थ जनरली ऑक्सीडेशन बॉन्ड ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड 1 to 2 मीटर, यहाँ है 2 to 3 मीटर, 2 to 4 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। और इसका डिटेंशन पीरियड कम होता है, 4 to 10 आवर्स डिटेंशन टाइम होता है, डिटेंशन पीरियड होता है। और प्रोसेस डायग्राम लिखेंगे तो क्या करेगा, रॉ स्यूएज, इसके यहाँ पे एयरेटेड लेगून में क्या करेंगे, जब भी स्यूएज इंफ्लुएंट होगा तो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे, और गिट चेम्बर, स्क्रीनिंग गिट चेम्बर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एयरेटर हम प्रोवाइड करेंगे, अगर हम स्क्रीनिंग और गिट चेम्बर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, जो सस्पेंडेड सॉलिड है, ये इनऑर्गेनिक सॉलिड है, वो क्या करेगा, एयरेटर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा, पहले स्क्रीनिंग प्रोवाइड करके हम जो सस्पेंडेड लार्ज साइज जो सॉलिड है उसको रिमूव कर देंगे, और गिट चेम्बर प्रोवाइड करके जो इनऑर्गेनिक जो सॉलिड है, जैसे कि ग्रिट पार्टिकल जो है, ग्रावेल हो गया, ठीक है, ये जो ग्रिट पार्टिकल, उसको इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्यूएज को लेगून में डिस्चार्ज करेंगे, और यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा। बायोलॉजिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन के बाद ट्रीटेड स्यूएज इफ्लुएंट बाहर चला जाएगा, जो हम इधर किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो यह पूरा प्रोसेस डायग्राम, पूरा प्रोसेस है एयरेटेड लेगून। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, तो एक बार देखोगी तो बस क्लियर है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, एक बार पढ़ लूंगी तो और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एयरेटेड लेगून, इसके ऊपर शॉर्ट नोट देख लोगे तो अच्छा होगा, शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम। आप देखते हैं स्लैश डाइजेशन, तो ये स्पेशल यूनिट, 2 यूनिट स्पेशल में आया है, एक है हमारा ऑक्सीडेशन बॉन्ड, दूसरी है हमारा एयरेटेड लेगून, ठीक है। दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या कंस्ट्रक्शन फीचर है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आप देखते हैं तीसरी यूनिट जो है स्लैश डाइजेशन, जो भी स्लैश जनरेट होता है, जैसे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्लैश जनरेट होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्लैश जनरेट होता है, ठीक है। ये स्लैश क्या करेगा, स्लैश को डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट में डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्टिव अनस्टेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि इस स्लैश में जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, या कोई बायोलॉजी जैसे बैक्टीरिया वगैरह, डेड सेल वगैरह रहता है, बैक्टीरिया, न्यू सेल या डेड सेल, ये सारा का सारा क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो वो स्लैश को क्या करेंगे, स्लैश को भी हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम इफिशिएंटली रिमूव कर पाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करेंगे, ये तो इसलिए स्लश डाइजेशन एक यूनिट है, स्लश डाइजेशन, जहाँ पे स्लश ट्रीटमेंट होता है, और उस टैंक का नाम है स्लश डाइजेशन टैंक। ये देखने में किसी टाइप का आता है, ठीक है, ये इसी टाइप का देखने में आता है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड है, ये देखो, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है स्लश डाइजेशन का। द स्लश व्हिच इज डिपॉजिटेड इन ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड द प्राइमरी स्लश। जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लश डिपॉजिट होता है उसे कहता है प्राइमरी स्लश। जो सेकेंडरी क्लैरिफायर में डिपॉजिट होता है उसे कहता है स्लश, सेकेंडरी स्लश। दोनों का जो कंबाइन है उसे कहता है रॉ स्लश, ठीक है। दोनों को जोड़ के जो कंबाइन है उसे कंबाइन स्लश भी कहते हैं और रॉ स्लश भी कहते हैं। स्लश में क्या होता है, रॉ स्लश में ऑर्डरस है, हाईली फ्यूक्टिसेबल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, क्योंकि रॉ स्लश में बैक्टीरिया रहता है, ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर ये फ्यूक्टिसेबल है, ये अनस्टेबल है, ये इन्वायरमेंट में हम ऐसे डिस्पोज कर देंगे तो क्या करेगा, अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करेगा, और इट इज दस वेरी अनऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, सॉरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल, नॉट अनऑब्जेक्शनेबल, वेरी ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है। ये स्लश है, ये वेरी ऑब्जेक्शनेबल, ये अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, द स्लश drawn from the bottom of the clarifier must be stabilized in the final disposal, stabilized before its final disposal। फाइनल डिस्पोजल से पहले इसको क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है।
द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग द स्लैश इज नोन एज स्लैश डाइजेशन। जिस प्रोसेस में स्लैश को हम स्टेबलाइज करेंगे उस प्रोसेस का नाम है स्लैश डाइजेशन, और जिस टैंक में ये हम प्रोवाइड करेंगे उसी टैंक का नाम है हमारा स्लैश डाइजेशन टैंक, और शॉर्टली स्लैश डाइजेस्टर, इसका नाम है स्लैश डाइजेस्टर। ठीक है, ये रॉ स्लैश का क्वांटिटी क्या है? रॉ स्लैश कंटेन हाई मॉइस्चर अबाउट 95 to 98%। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एमसीक्यू में। स्लैश में कितनी परसेंटेज सॉलिड रहता है? ठीक है, जनरली 95 to 98% सॉलिड रहता है। ड्यू टू हाई मॉइस्चर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। 95 to 98% तो मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है, तो ये हैंडल करने में बहुत ही, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है तो हैंडल करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। तो ये क्या करेंगे, बिफोर डाइजेशन टैंक में भेजने से पहले एक डी वाटरिंग करेंगे, वाटर को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, डी वाटरिंग इज डन इन द स्लैश ड्राइंग बेड। इट मस्ट बी डी वाटर बिफोर इट डिस्पोजल। ठीक है, ये जो डी वाटर है, डी वाटरिंग करेंगे बिफोर डिस्पोजल से पहले डी वाटर करेंगे, और डी वाटरिंग के स्लैश ड्राइंग बेड में, ठीक है, धूप में सुखाने दे देंगे। ठीक है, उसको डी वाटर करने के लिए। तो ये जो स्लैश ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर, पहला है। दूसरी है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया आता है उसमें तो बहुत सारी पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी रह सकता है, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो स्वीज में पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहेगा उसको अगर हम इन्वायरमेंट में डिस्पोज करेंगे तो बहुत सारे डिजीज ब्रेकआउट हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज, ठीक है, बहुत सारी बीमारी फैल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला काम है, पहला तो ये तो मेन काम है जो ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करना, और दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक मैटर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट करना। तीसरा है रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को थोड़ा कम करना। ये हमारा मेन एम ऑफ स्लैश ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्लैश ट्रीटमेंट का क्या क्या, ट्रीटमेंट में क्या होता है? एक है स्लैश डाइजेशन। ठीक है, स्लैश डाइजेशन प्रोसेस। स्लैश डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? पूरा स्लैश डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या जनरेट होता है, क्या क्या आता है, पहले हम फिगर में देखेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, ये हमारा स्लैश डाइजेशन टाइप। ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप है, नीचे कोन शेप का होता है, नीचे कोन शेप का होता है। नीचे का जोन का नाम है, ये जो कोन शेप का जोन है इसी का नाम है डाइजेस्टेड स्लैश जोन। इसमें क्या है, स्लैश डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड स्लैश है वो यहाँ पे डिपोजिट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसे यहाँ से इस डाइजेस्टेड स्लैश को कलेक्ट करके हम बाहर डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, ये स्टेबल स्लैश है, डाइजेस्टेड स्लैश। और इसके ऊपर रहेगा, इसके कहते हैं स्लैश, रॉ स्लैश जोन। ठीक है, ये इसे एक्टिव जोन और बायोलॉजिकल जोन कहते हैं, डिकम्पोजिशन जोन कहते हैं इसको। इसमें क्या है, ये जो रॉ स्लैश है, जहां से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से क्या करेंगे, जो स्लैश कलेक्ट करेंगे उसी स्लैश को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्टिव जोन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, जो भी रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, सारा रिएक्शन यहाँ पे। रिएक्शन होने के बाद जो भी सॉलिड जनरेट होता है, जो भी सॉलिड यहाँ पे जनरेट होगा, एंड प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो क्या करेगा, इसी डाइजेस्टिव जोन में सेटल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पोर्शन क्या करेगा, जो वाटर से लाइट है, हल्का है, वो क्या करेगा, ऊपर जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके जमा हो जाएगा, और इसी ऊपर ऊपर जो जमा हो जाएगा उसका नाम है सुपरनेटेंट लिक्विड। ठीक है, सुपरनेटेंट लिक्विड, इसका नाम है सुपरनेटेंट लिक्विड। ये भी हाईली पोल्यूटेंट है। जैसे कि हमने जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ करता था ना, उस वहां पे मैंने सुपरनेटेंट क्या है वो बोला था। तो ये है सुपरनेटेंट। क्या करेगा, जब भी स्लैश डाइजेशन में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जो भी सॉलिड जनरेट होगा, जो वाटर से भारी है, ठीक है, वाटर से भारी है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डाइजेस्टेड स्लैश जोन में सेटल हो जाएगा। लेकिन जो कुछ है वाटर से हल्का रहता है, स्पेसिफिसिटी कम होता है कुछ सॉलिड का। ठीक है, जैसे कि वेरी फाइन सॉलिड, ऑर्गेनिक मैटर तो ऐसे ही स्पेसिफिसिटी कम होता है, वो क्या करेगा, ये फिर ऊपर जाके सरफेस में जाके जमा हो जाएगा। और इसका जो नाम है, इसका नाम है सुपरनेटेंट लिकर, सुपरनेटेंट लिकर। और ऊपर स्कैम लेयर जनरेट होता है। ठीक है, ऊपर स्कैम लेयर जनरेट होता है। और यहाँ पे और एक बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो होता है गैस जनरेट होता है। यहाँ पे तो बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, मीथेन जनरेट होगा, H2S जनरेट होगा। ठीक है, मीथेन जनरेट ज्यादा क्वांटिटी होगा तो इसका बायोगैस जनरेट होगा।
बायोगैस क्या करेंगे, बायोगैस जाके ऊपर जो चैम्बर है, ठीक है, ये क्लोज कंडीशन में रहता है, ऊपर खोला नहीं, ये क्लोज है, तो इसी जगह में जाके बायोगैस यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बायोगैस को क्या करेंगे, पाइप के जरिए बायोगैस को कलेक्ट करेंगे, उसी बायोगैस को हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप का प्रोडक्ट जनरेट है, सॉलिड जनरेट होता है, लिक्विड जनरेट होता है, गैस जनरेट होता है। ठीक है, गैस भी हम कलेक्ट करेंगे, लिक्विड को यहाँ पे लिक्विड सुपरनेटेंट लिकर कहते हैं, उसको कलेक्ट करके उसको दोबारा ट्रीटमेंट प्रोसेस में भेज देंगे, क्योंकि ये हाईली पोल्यूटेड सुपरनेटेंट है। और नीचे जो डाइजेस्टेड स्लैश है उसको हम रिमूव करके बाहर कोई लैंडफिल यूनिट में भेज देंगे। ठीक है, आफ्टर सन ड्राइंग, आफ्टर डी वाटर। ठीक है, तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना है। यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट है, एक इनलेट है, देखो यहाँ पे एक इनलेट है, इनलेट में सिर्फ स्लैश आ रहा है, इनलेट में सिर्फ स्लैश आ रहा है, लेकिन आउटलेट में क्या क्या जा रहा है, ये एक आउटलेट है, जैसे सॉलिड सॉलिड बाहर निकल रहा है, ये एक आउटलेट है जिसे सुपरनेटेंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये एक आउटलेट है जिसे गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक स्लैश के जरिए 3 आउटलेट है, 3 टाइप ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप का आउटलेट यहाँ पे आ रहा है। सॉलिड होता है डाइजेस्टेड स्लैश, लिक्विड होता है सुपरनेटेंट लिकर, और गैस होता है स्लैश गैस और बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और बीच में यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इसे एक्टिव जोन कहते हैं, और बायोलॉजिकल जोन, डिकम्पोजिशन जोन, जो भी कहोगी। ठीक है, ये है टोटल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लियर? देखो ये जो बायोगैस जनरेट होता है वो जनरली मीथेन रहता है, 65 to 70% मीथेन रहता है। ठीक है, तो उसको प्यूरिफाई करके हम जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड है, 30% रहता है, और अदर गैस, अदर टाइप ऑफ गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये गैस भी रहता है। ये फ्यूल, एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन है सिलिंड्रिकल टाइप का देखने में आता है। ठीक है, ऊपर एक गैस डोम रहता है, इसका डेप्थ जनरली ये डायमीटर है, डायमीटर 5 to 30 मीटर के आसपास वेरी होता है, डेप्थ 5 to 10 मीटर के आसपास डेप्थ होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। और जो सेटल स्वीज है, सेटल स्वीज है, डाइजेस्टेड स्लैश है, उसको पीरियडिकली क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जनरली 0.5 to 1.6 kg पर मीटर क्यूब पर डे। सॉलिड रिटेंशन टाइम 30 to 90 डेज। ठीक है, ये डिजाइन पैरामीटर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी यूनिट, स्लैश ड्राइंग बेड, जो डीवाटरिंग के लिए, जो आफ्टर आफ्टर स्लैश डाइजेशन, तो स्लैश डाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लैश ड्राइंग बेड में भेज देंगे डीवाटरिंग के लिए। ठीक है, जैसे धूप में सुखाने के लिए भेज देते हैं उसी टाइप को, धूप में सुखाने के लिए स्लैश को भेज देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्लैश को लैंडफिल में भेज देंगे, जो सॉलिड वेस्ट लैंडफिल है, सॉलिड वेस्ट लैंडफिल है, सॉलिड वेस्ट लैंडफिल में भेज देंगे फाइनल डिस्पोजल के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, अगर ये स्लैश का क्वालिटी अच्छा है तो क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर का लैंड में भी भेज सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर हम भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिटी, स्लैश का क्वालिटी चेक करना पड़ेगा कि कोई हार्मफुल एलिमेंट नहीं रहेगा जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो स्लैश ड्राइंग बेड में भेज दें। यह और एक यूनिट है स्लैश ड्राइंग बेड। स्लैश ड्राइंग बेड इसी टाइप में देखने में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लैश ड्राइंग बेड जैसे फिल्टर बेड जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, हम उसी टाइप का यहाँ पे स्लैश ड्राइंग बेड कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे ग्रावेल लेयर है, उसके ऊपर सैंड लेयर है, ग्रावेल लेयर, सैंड लेयर। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्राफ है, यहाँ पे ओपनिंग, इसी ट्राफ के जरिए यहाँ पे चैनल टाइप का है, इस चैनल के थ्रू हम चल लेयर के ऊपर चलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसी चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्यूएस को यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी बेड के ऊपर। ये जो सैंड बेड है, सैंड बेड के ऊपर जो स्लैश है, ट्रीटेड डाइजेस्टेड स्लैश है, डाइजेस्टेड स्लैश को यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टेड स्लैश में हाईली वाटर कंटेंट रहता है ना, तो ये वन टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये लिक्विड क्या करेंगे, ये जो बेड के ऊपर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसी चैनल को इस्तेमाल करेंगे,
इस चैनल के जरिए यहाँ पे चलने के लिए, जो मैनुअल चलने के लिए भी तो जगह चाहिए, ठीक है। ये चैनल है, इसी चैनल के थ्रू हम जो वहाँ पे काम करेगा वर्कर, इसी चैनल के थ्रू चलेगा और पूरा का पूरा जो स्लैज है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये इसी बेड के ऊपर। और बेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर का सैंड लेयर प्रोवाइड करेंगे और 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक ग्रेवल प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे एक हम आउटलेट करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे वाटर है, वाटर इसी सैंड और ग्रेवल के थ्रू पार्कुलेट करके यहाँ पे इसी ड्रेन में आएगा, ठीक है। ये सुएज ड्रेन है, क्योंकि ये भी वाटर है, ये भी पोल्यूटेंट है। ये अगर ग्राउंड वाटर में मिलित हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में ज्वाइन हो जाएगा तो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, ठीक है। हर साइड में ध्यान रखना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट ना करे। इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पाइप प्रोवाइड करेंगे, जो पाइप क्या करेगा, ये जो वाटर है, सुएज के थ्रू जो वाटर आ रहा है, वाटर पार्कुलेट करके आ रहा है, उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसको कलेक्ट करके दोबारा ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे। इसीलिए हमने जो फिगर ड्रा किया था उसमें देखा था स्लज ड्राइंग बेड से जो सुपर नेटेड है, ये भी सुपर नेटेड है, ठीक है। ये जो स्लज है, स्लज के थ्रू स्लज में जो वाटर यहाँ पे सेपरेट हो रहा है वो भी सुपर नेटेड है, वो भी हाईली पोल्यूटेड है। वो क्या करेगा, इसी पाइप के जरिए हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके दोबारा ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर ये यूनिट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, पाइप प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, ये सुपर नेटेड ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देगा, ठीक है। और ये तो है, ये जो पोस्ट है, ये तो बेड का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए पोस्ट प्रोवाइड करें, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2। और बेड का साइज 15 to 30 मीटर के आसपास होता है, 15 मीटर बाय 30 मीटर, 1:2 हमारा लेंथ इज टू विथ रेशियो, ठीक है। ये हमारा सेक्शन व्यू। और अगर प्लान व्यू देखेंगे तो प्लान व्यू ये है, ये प्लान व्यू है, ये पूरा फ्लॉट है, बेड नंबर 1, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे चैनल है चलने के लिए, जो मैंने चैनल दिखाया था, यहाँ पे सुएज चलने के लिए है, ठीक है। तो और यहाँ पे चैनल के थ्रू ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू सुएज जाके इसी बेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड कंडीशन, सुएज लिक्विड कंडीशन में है, तो ये करेगा, जैसे कि इरिगेशन वाटर ड्रेन के थ्रू फ्लो होता है ना, उसी टाइप के यहाँ पे इसी ड्रेन के थ्रू यहाँ पे सुएज फ्लो हो जाएगा और इसी ओपनिंग के थ्रू बेड के ऊपर आ जाएगा और बेड के ऊपर यहाँ पे जमा हो जाएगा। और जो वाटर है वो नीचे पार्कुलेट करके, जैसे फिल्ट्रेशन में पार्कुलेट करता है ना, उसी टाइप का सैंड लेयर और ग्रेवल लेयर से पार्कुलेट करके जब ये क्या करेगा, जो भी ओपन जॉइंटेड पाइप है, पाइप के जगह जमा हो जाएगा और पाइप के जरिए वो कलेक्ट करके उसी सुपर नेटेड को कलेक्ट करके हम दोबारा ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे ट्रीटमेंट के लिए। और ऊपर का जो अगर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद, सुखाने के बाद क्या करेंगे, हम इसी स्लज को आइदर हम लैंडफिल में भेज देंगे, अगर स्लज का क्वालिटी अच्छा है तो हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी भेज सकते हैं। तो ये है हमारा टोटल स्लज ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिया हुआ अंडर ड्रेन सिस्टम, ठीक है। इसी ड्रेन में क्या होगा, ये ड्रेन के जरिए सुपर नेटेड कलेक्ट करेगा, अदरवाइज क्या ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है। सुपर नेटेड कलेक्ट होगा और इससे कलेक्ट होने के बाद पूरा का पूरा सुपर नेटेड क्या करेंगे, इसी ये देखो मैनहोल है, जैसे कि हम वेस्ट वाटर कलेक्ट करते हैं ना मैनहोल के जरिए, यहाँ पे मैनहोल है, इसी पाइप के जरिए कलेक्ट करके दोबारा ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे इसी सुपर नेटेड। यह है वो हमारा टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस।